हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर वर्नर्स थ्योरी। अब इसमें देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पेपर में आए तो 2 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि अभी चैप्टर की वेटेज मैं फिर बार बार तुम्हें बता रही हूँ कि 8 मार्क्स की हो चुकी है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत कम रिपीट होते हैं, तो ऐसे रिपीट हो सकते हैं फिर इस साल, है ना। तो चलिए देखिए, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स हमने देखने हैं और 4 ही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, पेपर में आते हैं तो आपने यही 4 पॉइंट्स लिख कर आने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट अब देखिए मेन पॉइंट्स, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल जैसे CO, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम आगे। हमारी 3 थ्योरीज हैं ये, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो CONH3 6Cl3। आगे बात समझ में। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में थ्योरी। अब देखो फर्स्ट जो इसका मेन पॉइंट है, अब अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बोल देती हूँ तुम्हें कि कोबाल्ट की मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताएगा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे? इशिका तुम बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस एग्जाम्पल? पूछ ली। हाँ जी इशिका, एम आई ऑडिबल? इशिका, एम आई ऑडिबल? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष चल तू बता। आयुष, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट नेमिंग करा चुकी हूँ। देख हाँ लो जी मैम, बोलो। देख लो मैम, याद सी नहीं आ रही। आदर्श आप बताओ। 6। आदर्श? सिक्स पॉइंट। बहुत बढ़िया। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा एक्चुअली 3 है, ठीक है। और अब मेरी लिमिटेशन है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं कुछ और नहीं कह सकती उल्टा सीधा, है ना। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, दैट इज 6। ठीक है बच्चे, देख लेना बेटा वो वीडियोस, ऐसे तुमने लेके भी वो बेकार कर रखी है, पढ़ लेना थोड़ा सा उनको। अब देखिए कोबाल्ट है, जितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, है ना। 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं, 6 लगे हुए हैं, तो वो तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है जी। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? कोबाल्ट कितना है? 1 into x प्लस, ठीक है। अमोनिया कितने हैं? 6 into 0 because ammonia is a neutral ligand, okay, plus 3 into -1, क्लोरीन कितने हैं? 3, और क्लोरीन होता है बेटा -1 एंड इक्वल टू 0। तो x plus 0 minus 3 is equals to 0, x minus 3 is equals to 0, so x is equals to plus 3. So this is the oxidation state or oxidation number of cobalt. Is that clear? तो कितना आया है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब लेकिन इस थ्योरी में ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है? अब पहले टाइम पे, वर्नर के टाइम पे ये दोनों नेम्स नहीं पता थे, समझ रहे हो। वर्नर ने ही इस थ्योरी को बताया था सबसे पहले, ठीक है। वर्नर के टाइम पे ना तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता था, ना उस टाइम पे प्याज, टमाटर, आलू, भिंडी और क्या? क्या बोल रहे हो? ना उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता था। क्या बोला जाता था उस टाइम पे? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को बोला जाता था बेटा प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोला जाता था? प्राइमरी वैलेंसी। समझ में आई बात? और कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोला जाता था? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला जाता था? सेकेंडरी वैलेंसी। इज दैट क्लियर? ठीक है। वर्नर के टाइम पे
ये नेम्स दोनों नहीं पता थे, ये बहुत बाद में आए। उस टाइम पे प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता था ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता था कोऑर्डिनेशन नंबर को। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए उस टाइम पे फिर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था वर्नर्स थ्योरी में, कि सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए मैं बताती हूँ आपको। वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैम, हाँ जी, मैम आर्यन एब्सेंट है। आर्यन एब्सेंट है? कौन सा आर्यन? आर्यन राय। हाँ एब्सेंट है, क्यों? पता नहीं मैम, ना फिजिक्स में भी नहीं आया वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो पापा फोन से करूं बात कर उसे? लेंगे। तुम अपना ध्यान दो, कोई डाउट है तो बस पूछो, ठीक है? किसी ने ऐसे कुछ नहीं इंटरप्ट करना, क्योंकि फिर उतना ही टाइम लगेगा, मैटर उतना ही कम तुम्हारे पास आएगा, ठीक है? अब देखो, अच्छा सबसे पहला पॉइंट क्या था वर्नर्स थ्योरी में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल जो है, मेटल कौन सा है यहाँ पे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? कोबाल्ट। ओके, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल, कौन सा मेटल? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना? और हम इसको क्या बोल सकते हैं ज्यादा अच्छे से अगर हम इसको बोलना चाहें, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम shows two types of valencies। समझ में आ गई बात? दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, इन शॉर्ट मैं लिख रही हूं, एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब बताओ, पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ वर्नर्स थ्योरी का? हाँ जी, यस मैम। ठीक है बेटा। तो देखिए सब बहुत इजी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आयुष, मैम चाय कुछ चाय प्रॉब्लम है? कर रहा है। हाँ जी यूनिक, बताओ क्या पूछना है? मैम चाय चाय कर रहा है कोई बीच में। बेटा मैंने क्लास कैंसिल कर देनी है फिर, जिसको भी प्रॉब्लम है। मैं कोई यहाँ फ्री नहीं हूँ, ठीक है ना? और ये आयुष लग रहा था मुझे। आयुष, यस मैम। तू ही था ना ये? मैम मेरे ऊपर ये गलत इंजाम ना लगाओ मैम आप। चलो देखो इधर, बेटा तुम्हारा ही लॉस है, पेपर तुमने देने, मैंने थोड़ा ना देने। मेरी तो छप चुकी डीएमसी, ध्यान से देख लो। लेकिन जिनको पढ़ना है उनका टाइम मत वेस्ट करो, जिसने नहीं पढ़ना है वो प्लीज मीटिंग को वो कर दो, लीव कर दो, ठीक है? लेकिन जिन्होंने पढ़ना है वो प्लीज ध्यान देंगे। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, सहज आपको समझ में आया पहला पॉइंट? सहज? यस मैम। और ये कौन है वो, शिवम? शिवम को आया समझ में? यस मैम। ठीक है बेटा, देखो पहला पॉइंट है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज नाउ कॉल्ड, अब उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है नाउ अडेज दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आई थिंक पहला पॉइंट सबके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चे? समझ में आ गई बात? अब दूसरा पॉइंट मैं यहीं पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? दूसरा पॉइंट भी इसके साथ ही हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब इसमें अगर तुम ध्यान से, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, समझने वाला है ये पॉइंट, ठीक है? अब तुम ये बताओ, जब हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, मतलब ये चीज भी साथ साथ ध्यान में रखना कि उस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोला जाता था? प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि हम पॉइंट्स किसके लिख रहे हैं? वर्नर्स थ्योरी के। तो उसी के टाइम की बातें हम लोग बताएंगे ना यहाँ पे कि उसने क्या बोला पॉइंट्स में, ठीक है? तो देखिए प्राइम उसने क्या बोला सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में आपको बता रही हूँ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। मैं अभी आपको इसका मतलब समझाती हूँ, अभी आप बस पॉइंट देखें कि प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, ओके, एंड satisfied by negative ions। अब इस
पॉइंट का मतलब अच्छे से आप समझिए क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम देखो कि मैंने क्या किया, मैंने जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली इस कंपाउंड में, इस सेंट्रल एटम की, ठीक है बच्चे, तो क्या हुआ, क्या अमोनिया ने कोई रोल प्ले किया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में? बताओ इशिका, अनम्यूट करो बेटा, खुद बताओ मुझे कि क्या अमोनिया ने कोई रोल प्ले किया ऑक्सीडेशन स्टेट में? नो मैम। नहीं किया। हाँ जी, और ऋतिक तुम बताओ, पर तुमने तो पढ़ा ही नहीं पिछला चैप्टर, कोई फायदा ही नहीं है। नैन्सी तुम बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कोबाल्ट की किसने रोल प्ले किया इस पूरे कंपाउंड में? किसने रोल प्ले किया? नैन्सी, बोलो बेटा। स्वाति चल तू बता। नैन्सी क्या कर रही है, खाना खा रही है के साथ साथ? मैम इन पे जो चार्ज है। मैं ये कह रही हूँ स्वाति कि जब मैंने, बेटा ये पॉइंट ना समझने पड़ेंगे, ऐसे रट्टा मार रहे कोई फायदा नहीं है, रट्टा मार के पेपर में लिख के आओगे, लेकिन समझो इन पॉइंट्स को, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी ना, ऐसे 1 into x है ना, +6 into 0 +3 into -1 is equals to 0, x plus 0 minus 3 is equals to 0, x is equals to +3। मैंने ये इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो उसमें किसने रोल प्ले किया इस पूरे कॉम्प्लेक्स में? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसने रोल प्ले किया पूरे कंपाउंड में, ये बताओ। Cl3। क्लोरीन ने। किसने? क्लोरीन। हाँ जी बिल्कुल, क्लोरीन ने। समझ में आई बात? ये बात फिट हुई दिमाग में। तो प्राइमरी वैलेंसी, आप ध्यान से सुनिए, अब आपको समझ में आएगा इसका मतलब, क्योंकि बेटा ये देखो ना, जिनको नहीं समझ में आया वो भी ध्यान से देखिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, और अमोनिया तो यहाँ पे अपना रोल कितना प्ले कर रहा है? 0 प्ले कर रहा है ना। बोलो, अमोनिया का तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, बाय बिकॉज अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो मेटल की जो वैलेंसी आई 3 की 3, वो किसकी वजह से आई? क्लोरीन की वजह से। वाई? बिकॉज 3 into -1 किया हमने, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। मतलब अगर यहाँ पर कोई, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो चाहे बाहर हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, वो चीज मैटर नहीं करती। बस इतनी बात तुम समझ लो कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है? बाय नेगेटिव आयंस जनरली। मैम एक दो एग्जांपल, कोई एक दो एग्जांपल होगा कि जिसमें पॉजिटिव आयन भी आ सकता है, केटायन, वो NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन होगा, लेकिन हम वो एक को एग्जांपल लिया है। तो हम इसमें बेसिकली ये बातें ना वर्नर ने करी थी, ये पोस्टुलेट्स वर्नर ने लिखे थे, ये हमने नहीं लिखे अपनी तरफ से, समझ लो। तो उसने जो बात, मान लो 100 आपके पास मॉलिक्यूल्स थे, कंपाउंड्स थे, तो 98 मॉलिक्यूल्स पे जो बात एप्लीकेबल हो रही थी उसने वो वाला पॉइंट लिखा। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा है कि जनरली जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गई ये चीज? अब बताओ, कोई कुछ बीच में हरकत कर रहा था, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम हाँ बोल आयुष। मम्मी 3 into -1 कैसे हो गया? बेटे वो देखी थी, नेमिंग वाली वीडियोस देखी है? यस मैम। फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए तुझे। मैम -1 कैसे आ गया? नाम है। बेटे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैलोजेंस हैं, और इनकी टेंडेंसी क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो इनके Yes, ऊपर, ma'am. इसके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है? -1। तो नंबर को, जो भी आपका एटम है उसके नंबर को उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, बस। ये ठीक एक है, छोटा ठीक सा रीजन है। अब ठीक आगे है। देखो समझ में। यस मैम। हाँ, मैम और मैंने इतने ऐसे जो करा था, कोबाल्ट है, उसकी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, तो मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, और नंबर कितना था? 1, तो 1 into x हो गया, प्लस, बाकी प्लस प्लस करते चले जाओ। अमोनिया कितने हैं? 6, और अमोनिया की न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसलिए 6 into 0 लिख दिया मैंने, प्लस
क्लोरीन कितने हैं 3, ए के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, तो 3 × -1 कर दिया, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, तो इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने इस तरह से। आ गया समझ में? यस मैम। हाँ, और अब देखो मैंने इस पॉइंट का तुम्हें हाफ पोर्शन समझाया अभी, है ना, कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में देखें, और मैं आपसे भी क्वेश्चन रेज कर रही हूँ, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें बिल्कुल पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, कि ये इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, जो मैंने अभी डार्क किया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ रहे हो? अब अगर मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कर दूं, पानी में डाल दूं, सपोज मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कर रही हूँ बेटा, वाटर में डाल रही हूँ, ठीक है। नैन्सी आप बताओगे मुझे कि इसमें कौन से आयंस सेपरेट होंगे, बताइए नैन्सी, कौन से आयन सेपरेट होंगे, अनम्यूट करके बताइए। नैन्सी तू ही है कि कोई और है? अनम्यूट करके बता चल मुझे नैन्सी। नैन्सी मैं रिमूव कर दूंगी बेटा फिर। शिवम ये नैन्सी है क्या? पता नहीं मैम, मेरे को तो। आज ही तुम्हारे साथ नहीं पढ़ रही, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। मैम वो अपने घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ। पता नहीं, शायद खाना खा रही हो, क्या पता। अच्छा चलो, क्वारंटाइन हो रहे होगे तुम। इसको कर दो मैसेज, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी विद इन 2-3 मिनट्स, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही। काजल चल तू बता, अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डाल दूं, वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो कौन से आयन सेपरेट होंगे? कॉपर के अलग होंगे ना, कॉपर कोबाल्ट के अलग होंगे। पहले तो ये बता कोबाल्ट कहाँ है इस एग्जांपल में? ये तो रहा CONH3। नहीं, सीओ क्या है? कॉपर है, कॉपर है। काउंटर आयंस होंगे सेपरेट। कौन सेपरेट होगा? काउंटर आयंस। काउंटर आयंस कौन से होते हैं? काउंटर आयंस सही बोल रहे हो स्वाति, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं, है ना। काजल पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, है ना। स्वाति मेरे को भी पढ़ा देकर थोड़ा बहुत। गूगल आयुष मैंने क्या बोला है कि बीच में तेरी बकवासबाजी नहीं मेरे को चाहिए, तेरे को समझ नहीं आता। मैम पढ़ाई की तो बात कर रहा हूँ मैम। अब देखो बेटा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर जो भी आयंस होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं उनको हम? काउंटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन। चाहे वो ब्रैकेट के बाद में हो, चाहे वो ब्रैकेट के पहले भी लिखे जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो वो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या बाद में लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। समझ में आई बात? और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस मेटल की, कोबाल्ट की, जो प्राइमरी वैलेंसी है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दिस एग्जांपल दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। और जनरली क्या होता है, आप एग्जांपल्स देखोगे, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, कि जो आपके नेगेटिव आयंस हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, ठीक है। वैसे अंदर भी काफी सारे एग्जांपल्स में होते हैं, लेकिन फिर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा कि ऐसे तो बड़े सारे एग्जांपल है कि हमने अंदर भी देखे हुए हैं, काउंटर आयंस अंदर भी होते हैं, नो डाउट अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्नर के टाइम पे जस्ट उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमें बताया था, और उस टाइम पे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कवर नहीं हुए थे। समझ में आई बात? तो जितने डिस्कवर हुए थे उनको लेकर एग्जांपल्स को इसने अपने पोस्टलेट्स दे दिए 4, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है, मतलब पानी में अगर मैं डाल दूं तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और किस तरह से वो होगा ये डिसोसिएट, तो देखिए ध्यान से, पेपर में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। समझ आ रही है तुम्हें बात की मैं ऐसे बता रही हूँ? ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो बीच में कवर कर रही हूँ ना मैं, ये पेपर में पूछे जा सकता है कि कोई भी तुम्हें कंपाउंड दे दिया और वो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हो गया क्या टाइम? जैसे ही टाइम हो जाएगा ना बेटा, उसी लिंक पे रिज्वाइन कर लेना। अच्छा
अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी तुम्हें एग्जांपल दे दिया और ये पूछेगा कि वाटर में मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कितने आयंस बनते हैं वो आप हमें बताइए। तो आपको आयंस बनाने आएंगे तभी, तोड़ने आएंगे तभी तो आप बताओगे कितने आयंस बनेंगे। तो देखिए इसको अगर मैं डिसोसिएट करूँ एग्जाम्पल को, तो कैसे करूंगी मैं इसको, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। समझ में आई बात। तो क्लोरीन क्या था, काउंटर आयन है ना, और इस एग्जाम्पल के अंदर ये क्या था, प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि इसने क्या की थी मेटल की, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई किया था, ठीक है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट क्या बताया वर्नर ने, क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दैट इज आयोनाइजेबल, ओके। प्राइमरी वैलेंसीज मींस नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट जिनको बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ओके। आगे बात समझ में ये वाली। मैम हाँ ये वैलेंसी कैसे आयनाइजेबल हो सकती है, तो कॉम्प्लेक्स आयनाइजेबल। क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। वैलेंसी आयनाइजेबल कैसे है, तो आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स तो में है, आयन रिलीज आयन हुआ। आयन में डिसोसिएट तो हो गई, आयनाइज होना मतलब टूट जाना, मतलब सेपरेट हो जाना, क्योंकि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स साथ हुआ ना अमोनिया वो तो। पॉजिटिव रहा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, लेकिन क्लोराइड आयन सेपरेट हो गए ये सोल्यूशन में। जैसे सपोज मैं NaCl की बात करूं तो पानी में डालूं तो Na पॉजिटिव वाला हो जाएगा, Cl नेगेटिव वाला हो जाएगा। समझ आ रही है। तो ये बेटा पूरा केटायन है, ये पूरा अनायन बन गया। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट इन दिस एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी, और अमोनिया क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो अमोनिया है, जो लिगेंड्स है, सेकेंडरी वैलेंसी है, वो तो विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगी, मेटल उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। पानी में डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो ब्रैकेट के बाहर की चीजें हैं, मतलब कहने का है काउंटर आयंस, ठीक है, मतलब प्राइमरी वैलेंसीज वो क्या होंगी, आयोनाइजेबल होंगी। अब बताओ हुआ ये क्लियर। ठीक है। रितेश अभी भी नहीं हुआ तो बताओ। हो गया मैम। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है, तो ये तुम्हारा था सेकंड पॉइंट। आज मैं अच्छे से नोट्स की तुम्हें फोटो खींच के भेज दूंगी, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो नहीं है वो मैं कट करके भेज दूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें मैम ढूंढने में बाद में दिक्कत ना आए। तो एक न्यू मैं तुम्हें आज फाइल भेज दूंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो तुम अच्छे से कर लेना। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि मेटल की दो वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। नाउ अडेज प्राइमरी वैलेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब ये भी डिस्कस करके हटे हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल, ठीक है, एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ओके। थर्ड उसने क्या बोला कि जो कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज व्हाट, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू coordination number. Secondary valency is equal to coordination number and is fixed for a metal. Fixed for a metal. समझ में आई। अब जैसे ये मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया CO अमोनिया 6Cl3, समझ में आ रही है बात। उस समय तो मैम हाँ बोलो। उस समय तो कोऑर्डिनेशन नंबर था भी नहीं, तो उसने पोस्टुलेट लिखा कैसे। बेटे आवाज नहीं आ रही तेरी, थोड़ा जोर से बोल। उस समय तो कोऑर्डिनेशन नंबर की कोई चीज नहीं थी, तो उसने पॉइंट लिखा कैसे। अब हाँ मतलब वही, ये बाद में थोड़ा चेंजेस भी कर दिए, समझ लो कि सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी को अब हमने वो दिया ना, अब हमने ये तो फिर मतलब ये पॉइंट हमने हमने ऐड लिखा है। किया ना कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये तुम्हारी नॉलेज के लिए हम लोगों ने इसमें मतलब बाद में ऐड कर दिए कुछ पॉइंट्स। उसने तो सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बताया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड कर रहे हैं, वो बाद में ऐड हुए, समझ आई। उसने सिंपल प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी टर्म ले लेके उसने सारे पोस्टुलेट्स दे दिए, 2-3 पोस्टुलेट्स हैं, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो
किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है और वो फिक्स्ड है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में कहें कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है? 6 है, क्योंकि कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं विद इन द ब्रैकेट, कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। समझ रहे हो? तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर है बेटा? 6 के बराबर है। थर्ड पॉइंट सबको समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अब जितने भी एग्जांपल्स आप पढ़ोगे, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स आप पढ़ोगे, उसमें आपको 3 तरह की, सबसे पहले आपको एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा क्या? 4, यही तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। या तो मेटल किससे सराउंडेड होगा? 4 लिगेंड से, और या किससे सराउंडेड होगा? सेंट्रल एटम 6 लिगेंड से। तो कहने का मतलब है कि पूरे चैप्टर के अंदर आपको 2 ही तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे कि जिनमें या तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 या फिर जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा 6। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, अब मैं 4 का एग्जांपल ऐसे तुम्हें दे दूं हल्का सा कि Ml4 टाइप, मेटल, लिगेंड और 4 इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे Ml6 टाइप। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसकी बोलूं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, यहाँ पर अभी थोड़ा आगे आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा ये बहुत अच्छे से। या तो अब देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 तो या तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3 या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी dsp। ये बहुत अच्छे से तुम दिमाग में फिट कर लो इन फिगर्स को, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, ये बात मैं तुम्हें दोबारा एक बार बताऊंगी किसमें? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्योंकि अब ये बर्नर्स थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट है। अब यहाँ पर रहेगी D2sp3 या sp3d2। समझ रहे हो? तो ये 4 बातें तुम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है हर हालत में। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मेटल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अभी बताऊंगी तुम्हें मैं कि कैसे हमें पता चलता है, वो सब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीखेंगे। ओके। sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। क्या होगी मेटल की ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 है तो क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गई? अब चाहे dsp2 हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में या sp3d2 हो, दोनों के केस में ज्योमेट्री का जो नेम है वो क्या रहता है? ऑक्टाहेड्रल। अब तुम पूछोगे कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, अभी आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आपको एग्जांपल्स पढ़ने को मिलेंगे उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 रहेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उनकी 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जांपल। ओके, अभी हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें कि या तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 या होगी dsp2। ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री का नेम होगा दैट इज टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में या तो होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर होगा sp3d2। ठीक है। इनको क्या क्या बोलते हैं? अगर D अंदर है, D अंदर की साइड पे है तो क्या बोलेंगे इसको? इनर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलेंगे अगर D2 बाहर की तरफ है? इसको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे। तो अब पोस्टुलेट क्या दिया उसने? फोर्थ पोस्टुलेट क्या था वर्नर ने जो बोला कि ही फर्दर पोस्टुलेटेड octahedral, tetrahedral and square planar geometrical shapes
आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज जो है दे आर मोर कॉमन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली these three geometries okay in case of coordination compounds. is that clear? अब बताओ कि वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, बर्नर्स थ्योरी पे, लेकिन कोई बात नहीं, these things are time taking because ये entirely न्यू चैप्टर है तुम्हारे लिए, है ना। 11th में या कहीं पर भी पूरा 1 to 11 कहीं डिस्कस नहीं हुआ हुआ, बट दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अब बताओ कि बर्नर थ्योरी के चारों पोस्टुलेट तुम्हें क्लियर हुए या नहीं हुए? हाँ जी, बर्नर थ्योरी के चारों पोस्टुलेट क्लियर हुए कि नहीं हुए? काजल हो गए। हो गए? अच्छा हो गए मैम। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है बच्चे। तो वर्नर थ्योरी तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके भी हर पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं इसके पॉइंट्स नहीं समझाती तुम्हें पहले, मैं सीधा ले चलती हूँ तुम्हें एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल्स करके ना, 1-2 एग्जाम्पल करके, फिर जब मैं तुम्हें इसके ये समझाऊंगी ना पोस्टुलेट्स, या तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अब अगर मैं सारे पोस्टुलेट तुम्हें 1 बाय 1 समझाऊं तो मुझे बड़े सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें देने पड़ेंगे अलग अलग से, तो उसमें आई थिंक बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होगा वो, ठीक है। तो चलो पहले तुमसे डिस्कस करती हूँ एग्जाम्पल्स इस थ्योरी के, क्योंकि एग्जाम्पल से फिर पोस्टुलेट्स की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बिना मेरे बताए भी हो जाएगी, ठीक है बच्चे। और एक सेट पैटर्न रखना अपना, जो मैं बताऊंगी बिल्कुल सेट पैटर्न, कि आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हर क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करना है। समझ आ गई बात? चलो, और कॉपी पेन लेकर बैठना साथ में, समझ आई? ठीक है बेटा, इसको कॉपी पेन लेकर बैठना साथ में, ताकि इसको साथ साथ नोट कर सको। तुम्हें 4 एग्जाम्पल जैसे ही तुम्हारे होंगे ना, तुम्हारे दिमाग में सेट होनी शुरू हो जाएगी कि कैसे है। अब देखो, पहला एग्जाम्पल मैं तुमसे डिस्कस कर रही हूँ, NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, कल नेमिंग की वीडियोस, मतलब अब तक जितनी वीडियोस मैं भेज चुकी हूँ 4 या 5 इस चैप्टर की, जो पूरी देख के नहीं बैठेगा ना कल के लेक्चर में, मैंने उसको रिमूव ही कर देना है। समझ आ गई? क्योंकि इस थ्योरी में सारी नेमिंग मैं पूछूंगी तुमसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूंगी तुमसे, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूंगी, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात, ओके मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूंगी। अगर किसी कोई भी नहीं बताएगा ना उसको, तभी मैंने रिमूव कर देना है। अब ये सोच के बैठना, ठीक है? ओके मैम। चलो, अब इसमें कौन बताएगा मुझे इसका नेम क्या है, इस कंपाउंड का नेम बताओ जिसने पढ़ी है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आएंगे तो आ जाएंगे, मर्जी है। एक बार मैसेज डाल दो ग्रुप में, कोई भी एक बार स्वाति तू डाल दे, और कोई भी रितेश तू डाल दे कि दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। फटाफट से डाल दो दोनों मैसेज कि ज्वाइन अगेन। चलो, अब इस कंपाउंड का नेम शिवम तुम बताओगे क्या? NiCN4, CN तो हम इथेन है। हैं? शिवम बताओ, इसका नेम बताओ। तुमने नेमिंग की प्रैक्टिस नहीं की? बोलो शिवम, करिए मैम, ये Ni फिर बोलो।
मैं बताऊं? नहीं, तू नहीं बताएगा। इशिका आप बताओ, इस कंपाउंड की नेमिंग बताओ। इशिका नहीं आती, कोई बात नहीं, अगर नहीं आती तो का नाम है, बोलना नहीं आता। बकवास कम। स्वाति तू बताओ। मैम टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन तो मेरे को नहीं दिख रहा। मैम साइडो साइडो ऐसे कुछ है। साइनाइडो। साइनाइडो। साइनाइडो बेटा, साइनाइडो। ठीक है, हाँ। चलो, अब इस कंपाउंड का नेम क्या, देखो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो क्या आएगा? टेट्रा। और कौन से लिगेंड्स हैं? साइनाइड, तो क्या बोलेंगे? टेट्रा साइनाइडो। और ये पूरा क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड है, ठीक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो मेटल के नाम के पीछे क्या लग जाएगा? ए, क्या होएगा? निकेट, साइनाइड निकलेट। ओके, और उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ कौन बताएगा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसमें? 2। 2 आएगी। कैसे? निकल कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस साइनाइड कितने हैं? 4, और एक के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है, इज इक्वल टू -2, बिकॉज ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? -2, ठीक है। तो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ रोमन्स में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर 2। समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैम तारीफ तो कर दो मेरी। हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि लिगेंड जो लगा हुआ है ना, लिगेंड। अब लिगेंड्स आपके यहाँ पर क्या होंगे बेटा? लिगेंड्स 2 तरह के होंगे। या तो होंगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन चीजों को ना ध्यान से समझ चले जाओ, एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट करते चले जाओ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ चीजें। तो देखिए, हमारे पास लिगेंड्स हैं, ठीक है। या तो वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, या वो कैसे होंगे? वीक होंगे। समझ में आई? अब मैं तुम्हें बता दूंगी एक सीरीज, ठीक है, जिसमें लिगेंड्स को आपने क्या करना है? लर्न कर लेना है। अदरवाइज तो 4 लिगेंड्स आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं या 4 वीक करने हैं, उनके बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और प्रैक्टिस से तुम्हें लर्न हो ही जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के केस में CO, CN, EN और अमोनिया। समझ में आ गई? CO, CN, EN, अमोनिया। CO का मतलब क्या हुआ? कार्बोनिल। CN का मतलब क्या हुआ? साइनाइड, ठीक है। EN का मतलब क्या हुआ? इथाइलिन डाई अमीन। और NH3 तुम सबको पता ही है कि क्या होता है? अमोनिया, ठीक है बच्चे। और वीक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर। ये लिगेंड्स आपको करने हैं। कैसे लर्न? कि ये वीक लिगेंड्स हैं, और ये वाले लिगेंड्स जो आपके हैं ऊपर जो मैंने लिखे हैं, दीज लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे ही आपको क्या मिलता है बेटा इस कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल, सबसे पहले आपको उसमें क्या लिखना है निकाल के, कि वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये आ गई सबको बात समझ में? यस मैम। हाँ, कि हमें करना क्या है, जैसे ही हमें मिलता है कंपाउंड, उसमें एक तो आपको नेमिंग पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ साथ साथ कि आपको आनी चाहिए, बिकॉज नेमिंग तो किसी भी कंपाउंड की आपसे करवा सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है कि कोई आपको एक कंपाउंड दे दिया, उसमें 4 चीजें पूछ ली, नेमिंग पूछ ली, ठीक है, और अभी मैं जो चीजें बताऊंगी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, वो सब चीजें पूछ सकता है। चलो, अब ये करने के बाद पहला काम मैंने तुम्हें क्या बताया? देखिए, नेमिंग। दूसरा काम मैंने तुम्हें क्या बताया? कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो तुम्हें देखना है। अब तीसरा काम तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर जो मेटल है वो निकालना है। कौन सा मेटल है? सेंट्रल एटम कौन सा है? निकल।
कौन सा है? निकल। ठीक है, उसका तुम लिखोगे एटॉमिक नंबर। क्या होता है निकल का एटॉमिक नंबर? 28। क्या होता है बेटा? निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। समझ में आ गई? अब मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से ये चीज, बिकॉज मुझे स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा, और मैं अब लिखूंगी सबसे पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2। ये मैंने सिर्फ लिख दी जो मेरे काम की है, 3D8 4s2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब दूसरा काम मुझे क्या करना है? दूसरा काम मुझे ये देखना है कि निकल की इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कितनी है? 2 पॉजिटिव। यहाँ पर हम देख चुके हैं, है ना, नेमिंग में। तो अब निकल 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? रितेश यहाँ पे, हाँ जी काजल, निकल 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3D8 4s0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे? यहां पर बनाएंगे इसके लिए ऑर्बिटल्स। ये बना दिए मैंने 3D, ये मैंने बना दिया 4s, और 4s के आगे कौन सा होता है बेटा? 4p, है ना। अभी मुझे जरूरत पड़ेगी उनकी भी, इसलिए मैंने लिख दिया है। आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं। तो 3D 4s 4p। ठीक है, अब देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रही है? 6 7 8। ठीक बात है, बोलो। निकल 2 पॉजिटिव का मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, और उसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैंने फिल कर दिए। आगे बात समझ में? अब आप ये देखिए कि साइनाइड क्या है? साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बता चुके हो, लिखा पड़ा है ऊपर कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और आप सबसे पहले ये देखिए कि मुझे कितने लिगेंड्स यहाँ पर लगे हुए हैं? मेरे पास 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, है ना। बात आ रही है समझ में? 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, जब लिगेंड्स 4 होते हैं तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन या तो क्या होती है? sp3, या क्या होती है? dsp2। क्या होती है मेरे पास? हाइब्रिडाइजेशन दो तरह से आएगी, या तो sp3 या फिर dsp2। ठीक है, अब याद रखना मुझे कितने ऑर्बिटल्स खाली चाहिए? 4 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, बिकॉज निकल को कितने और कितने लिगेंड्स देंगे इलेक्ट्रॉन्स? 4 लिगेंड्स देंगे। तो अब 4 बाहर वाले तो खाली आवाज पड़े हैं। नहीं आ रही। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मे बी कुछ रेंज में दिक्कत हो। ठीक है, अब आ रही है? कुछ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसको? काजल को? स्वाति तेरे को आ रहा है समझ में? मतलब तेरे को सुन रहा है? Yes, ma'am. तो काजल तेरे उधर बेटा उसकी प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वीडियो भी मिल जाएगी, तुम देख लेना, देखते रहो, बीच बीच में आ जाएगी वॉइस भी। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? 4 ऑर्बिटल्स खाली करवाने हैं। तो मेरे पास या तो पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 की, मतलब यहाँ पर साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे। आगे बात समझ में? अब लेकिन करेगा क्या साइनाइड? साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो जो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, वो अगर अंदर स्पेस है, ठीक है, तो अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर कहां पर शिफ्ट करवा देगा? यहां पर शिफ्ट करवा देगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बात बताओ शिवम, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तेरे को ही बताओ यस मैम। कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण अगर अंदर स्पेस है, देखो अगर अंदर स्पेस नहीं है तो बाहर वाले यूटिलाइज करेगा साइनाइड, है ना, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये वाले यूज करेगा। समझ में आई? अदरवाइज वो क्या करेगा? अंदर पेयरिंग करवा देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यहाँ अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जगह थी। ठीक है, तो साइनाइड ने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के अंदर इसकी पेयरिंग करवा दी। समझ आई?
तो साइनाइड को क्या मिल गए 1 2 3 4 अंदर वाला ऑर्बिटल खाली मिल गया। तो एक जो लिगेंड है, अब देखिए निकल के पास क्या है, साइनाइड लगे हुए हैं कितने 4, और एक जो आपका वो है क्या बोलते हैं लिगेंड है, वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना। तो एक साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो निकल के कितने ऑर्बिटल्स खाली चाहिए आपको 4। तो ये जो मैंने डबल क्रॉस लगाया है, 2 क्रॉसेस लगाए हैं, एक क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक साइनाइड जो लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कंपाउंड में किसकी, सेंट्रल एटम की, निकल की, यानी क्या हो जाती है DsP2। अगर ठीक है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गई बात। अब बताओ, और अंदर वाले सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो कंपाउंड कैसा हुआ, डाया मैग्नेटिक। कैसा हुआ, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 बातें बतानी होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री, और फिर कंपाउंड कैसा है, डाया मैग्नेटिक। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर कहीं पर भी अनपेयर्ड होता तो कंपाउंड कैसा होता, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गई बात। यूपी से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से, यूपी से अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है एक भी तो कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो कंपाउंड विल बी डायामैग्नेटिक। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी रितेश आई है बात समझ में। एक बार बताना डायामैग्नेटिक क्या है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं अंदर जो एरो एरो बनाए हैं चल के, डी ऑर्बिटल वाला पेयर्ड है ना, ये वाला भी पेयर्ड है, ये वाला भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं ना, ये वाले नहीं देखने हमने जो लिगेंड से आ रहे हैं, वो वाले नहीं देखने जो सिर्फ मेटल के हैं, ये वाले ये देखने हैं सिर्फ जो मेटल के हैं। अगर वो सारे पेयर्ड हैं तो कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, अदरवाइज कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब बताओ आया कि नहीं समझ में। यस आ गया समझ में। यस तो ऐसा करना, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें एक वीडियो भी भेज दूंगी आगे वाले एग्जाम्पल्स की, ताकि तुम उसको बार बार देख लो। समझ आई। मैम फेरोमैग्नेटिक कौन सा होता है फिर। क्या कह रहे हो, फेरोमैग्नेटिक। बेटा जो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे पास ना 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, या तो होते हैं पैरामैग्नेटिक और या फिर होते हैं, अभी फिजिक्स में आएगा शायद तुम्हारे पास, क्योंकि केमिस्ट्री में आना था लेकिन कट गया है। सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, उसमें बहुत डिटेल में थे, ये कट चुके हैं। अब जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरो मैग्नेटिक। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तुम्हें अब पता क्या होता है, जैसे एक रूम है उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो कंपाउंड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड पड़े हुए ना, अनपेयर्ड पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर सारे अपने आप को एक स्पिन में अरेंज कर ले, एक डायरेक्शन में, तो फिर समझ रहे हो अंडर द फील्ड, मतलब एक अगर हम उनको किस में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अपने आप को अगर इस तरह से एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेना सारे, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक।
मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे पढ़ोगे ये फिजिक्स में, ठीक है। फेरी में क्या करते हैं, मान लो 2 की स्पिन इस तरह से है, 1 की स्पिन ऐसे हो गई, फिर 2 की स्पिन ऐसे है तो 1 की स्पिन ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसकी स्पिन इससे कैंसिल, इसकी स्पिन इससे कैंसिल, यानी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक होगा कुछ ना कुछ सब्सटेंस, ठीक है ना। और एंटी फेरो में क्या होता है कि अगर एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, इस तरह से। मतलब यहाँ पर जो क्या होती है, स्पिन होती है, मतलब यहाँ पर स्पिन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो हट गया है ये, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग यहीं पे, ठीक है, बाकी कल करेंगे।